नमस्ते, स्वागत है आपका SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल के हेल्थ टॉक में। आज हमारे साथ है डॉक्टर कलरव मिस्ट्री, MD साइकियाट्रिक एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। सर, जैसे कि तंबाकू आज के दिन में यंगस्टर्स में काफ़ी ही लोगों में सेवन किया जाता है, तो क्या तंबाकू सिर्फ लंग्स के लिए हानिकारक है या फिर हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पे, हार्ट पे, ब्रेन पे भी वो हानिकारक है? WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। उसके पीछे का मेन रीज़न ऐसा है कि WHO ने एक ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ द टोबैको एंड द टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर। मतलब आजकल हम देख रहे हैं, स्टेटिस्टिक बोल रहे हैं कि युवा अवस्था में आइडियली लगभग 14 साल से लेकर 25 साल की युवा पीढ़ियों में तंबाकू का सेवन दर बदर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार, जैसे आपने बताया इसी हिसाब से फिजिकल डिसीज़ तो ठीक है, शरीर के अलग अलग भाग में, जैसे कि लंग्स में तकलीफ़ होती है, हार्ट में तकलीफ़ होती है, इसोफेगस में तकलीफ़ होती है, लीवर में, किडनी में तकलीफ़ होती है। अगर फीमेल्स होती है वो स्मोकिंग करती है तो उसमें यूटेरस में भी तकलीफ़ होती है, प्रेगनेंसी में भी तकलीफ़ होती है। ये तो ठीक है कि हैबिट, निकोटिन रिलेटेड जो हैबिट फॉर्मिंग डिसीज़ है उसके हिसाब से, लेकिन WHO तो ऐसा भी मानती है कि व्यसन एक जात की मानसिक बीमारी है। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ व्यसन के रिलेटेड जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो भी काफ़ी हद से बढ़ गए हैं। जैसे कि अगर कोई यंगस्टर्स अगर निकोटिन तंबाकू का सेवन नहीं करता है तो उसमें विविध प्रकार के डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स और द पर्सनैलिटी रिलेटेड इश्यू बोलते हैं। That's why the government is officially promote regarding the awareness regarding the tobacco and the tobacco related problems, and also regarding the how to implement that strategy in the youngsters who consume the tobacco and the nicotine in form of the whether it is smokeless or the smoking. सर, जैसे कि स्मोकिंग काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो क्या स्मोकिंग सिर्फ स्मोकर को ही अफेक्ट करती है या उनके आजू बाजू रहने वाले लोगों को भी वो अफेक्ट कर सकता है? टोबैको एक सब्सटेंस है, मतलब जो टोबैको में जो एक्टिव साइकोस्टिमुलेंट्स होता है उसको हम निकोटिन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो टोबैको हम आइडियली दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक तो ये स्मोकिंग टोबैको, मतलब कि जो स्मोक करते हैं उसमें जो धुआं निकलता है, उसमें जो निकोटिन मिलता है वो जो शरीर और दिमाग में असर करता है, तो उसको स्मोकिंग टोबैको बोलते हैं। एंड स्मोकलेस टोबैको मतलब कि जैसे कि पान है, जर्दा है, गुटखा है, पड़ीकी है, बीटल नट्स है, वो चबा के जो शरीर में जाता है और उसमें जो निकोटिन अलग अलग शरीर में और दिमाग में नुकसान करता है, तो वो स्मोकलेस टोबैको बोलते हैं। आपने जो क्वेश्चन बताया इसमें आइडियली नॉर्मल साइकोफिजियोलॉजी ऐसा होती है कि जब भी किसी भी तरह नशीला पदार्थ या ये तंबाकू का सेवन करते तो उसमें सबसे पहले वो मुंह से लेके वो ब्लड में जाता है, और ब्लड में जो एड्रिनल ग्लैंड्स है उसमें एड्रिनालिन बोलते हैं, वो कुछ उत्तेजक पदार्थ है उसका सेवन करते हैं। वो ब्लड में जाके ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं उसमें रिवार्ड मैकेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि उसमें डोपामिन रिलीज होता है। ये डोपामिन नाम का रसायन ये वो साइकोस्टिमुलेंट बोलते हैं, उससे वो जो प्लेजर सीकिंग हार्मोन्स बोलते हैं, उसमें जो भी व्यसन लोग होते हैं वो नशा करते हैं, उसकी वजह से उसमें सेंस ऑफ स्टिमुलेशन मिलता है और सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलता है। वो इतना हैप्पीनेस फील करते हैं कि 1-2 घंटे तक जब तक उसकी असर रहती है तब तक वो लाइफ का जो भी स्ट्रेस हो, फैमिली, फाइनेंशियल, जॉब, रिलेशंस रिलेटेड, करियर रिलेटेड जो भी स्ट्रेस होते हैं वो तनाव से वो मुक्त हो जाता है और उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे जैसे 2-3-4 घंटे के बाद निकोटिन का जो मात्रा है वो ब्लड में और ब्रेन में कम होती है, उसमें धीरे धीरे उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। इस विड्रॉल सिम्टम्स में आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे कि घबराहट होने लगे, बेचैनी होने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो जाए, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, मूड स्विंग्स आने लगे। अगर तंबाकू का सेवन नहीं करे तो नींद आने में तकलीफ हो जाए, उसका अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग पावर है वो सब रूटीन डे टू डे लाइफ में उसको दिक्कत आने लगती है। तो वो दिक्कत नहीं आए उसकी वजह से उसमें कंज्यूमिंग वो कंटिन्यूस 2-3-4 घंटे उसमें वो स्मोकिंग इन फॉर्म ऑफ वेदर इट इज़ अ टोबैको च्यूइंग और द सिगरेट स्मोकिंग, तो इसी तरह से वो उन लोग उसको डिपेंडेंस बन जाते हैं, जो हमारी भाषा में उसको बंधा नहीं बोलते हैं। तो आइडियली जो एडिक्टेड होते हैं उसके शरीर के साथ साथ मानसिक बीमारी तो तकलीफ होती है, और मेन जो कंप्लेन आती है वो पैसिव स्मोकर्स मतलब कि जो नॉन स्मोकर है, जैसे कुछ फैमिली में कुछ हस्बैंड वाइफ या कोई भी अपना फैमिली मेम्बर अगर स्मोक कर रहा होता है, लेकिन जो स्मोक नहीं कर रहा था उसके ऊपर भी तंबाकू या निकोटिन का एक खराब असर पड़ता है, जिसको हम पैसिव स्मोकर बोलते हैं, कि जिसने स्मोकिंग नहीं किया फिर भी स्मोकिंग रिलेटेड उसको हेल्थ या मेंटल हैज़ार्ड्स होते हैं। ज़्यादातर उसमें ऐसा होता है जब भी हम स्मोक करते हैं तो निकोटिन की मात्रा वो आसपास में कुछ भी कर्टेंस होते हैं, फर्नीचर होता है या फिर क्लोथ्स में होता है, वो निकोटिन उसमें स्टिक हो जाता है
और वो एरोजल की मार्फत आपके आसपास में जो वातावरण है उसमें घुल मिल जाता है, और जिसकी वजह से वो दूसरे जो लोग हैं उसके फेफड़े में, लंग्स में या फिर इसोफेगस और ब्रेन में भी चला जाता है, तो उसको पैसिव स्मोकर बोलते हैं। स्टेटिस्टिक ऐसा मानते हैं कि लगभग 10% नॉन स्मोकर है, उसमें ज़्यादातर जो नॉन पैसिव स्मोकर्स है उसमें भी निकोटीन या फिर तंबाकू रिलेटेड लंग्स के इन्फेक्शन या फिर विविध प्रकार के कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो सर, टोबैको की वजह से लोगों को शारीरिक और मानसिक क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? एडिक्शन को WHO ने जैसे बात की, इसी प्रमाण एडिक्शन को एक जात की मेंटल इलनेस की तरह से माना जाता है, जिसकी वजह से निकोटीन डिपेंडेंस यूज सब्सटेंस डिसऑर्डर बोलते हैं। ज़्यादातर हम मानते हैं कि किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन करते हो तो लगभग वो जब चूई करते हो तो मुंह से लेके जबान का कैंसर या फिर इसोफेगस का कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर या विविध प्रकार के बॉडी ऑर्गन्स में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी तरह के जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें कैंसर के चांसेस रहते हैं। साथ में ये रहा, हम उसको दो डाइट में डिवाइड कर दें, एक तो फिजिकल सिम्टम्स वर्सेस द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स में जब भी हम तंबाकू का सेवन करते हो तो जब भी उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसमें जैसे से पहले बताया उसी हिसाब से एंग्जाइटी सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेन, बटरफ्लाई सेंसेशन इन द स्टमक, ट्रेम्बलिंग ऑफ द, हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसे अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। कुछ किस्से में ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगे, चिड़चिड़ापन आने लगे, मायूसी, उदासीनता, रोना, अकेलापन। जब एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन बढ़ जाता है तो उन लोगों के विड्रॉल सिम्टम्स में ऐसा भी लगता है इससे बेहतर है कि कहीं मर जाऊं या कि सुसाइड कर लूँ तो भी अच्छा है। इट इज़ कॉल्ड द साइकोजेनिकल डिपेंडेंस। कुछ केसेस में ऐसा भी मानने को मिलता है कि उसमें पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, साथ में आपकी जो एकाग्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, डिसीजन मेकिंग पावर है, उसमें भी दिक्कत आने लगती है। इट मीन्स के वो फिजिकल हैज़ार्ड के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति पर असर करता है। तो वी कैन डिवाइड इनटू द फिजियोलॉजिकल हैज़ार्ड सिम्टम्स एज वेल एज द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो सर, जैसे कि मॉडर्न अल्टरनेटिव्स है वैपिंग, ई सिगरेट्स, तो क्या वो सच में हेल्पफुल है या जस्ट वो एक ट्रैप है? आजकल हम बात करें कि जेनजी का ज़माना है या फिर यंगस्टर्स का ज़माना है, अल्फा जनरेशन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, लेटेस्ट टाइप के विविध प्रकार की टेक्नोलॉजी एडवांस हो गए। साथ में जो ई सिगरेट्स की हम मैडम ने जैसे बात की थी उसको नॉर्मल भाषा में उसको वेपिंग बोलते हैं। यंगस्टर्स में या फिर मोस्टली द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से एज बिटवीन 12 ईयर्स टू 14 ईयर्स की एज में ये एक स्टेटस सिंबल की तरह अपनाया जाता है। ज़्यादातर ई सिगरेट्स और वेपिंग क्या होता है कि वो जस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एकदम अट्रैक्टिव डिवाइस होता है, उसमें जो निकोटीन होता है वो लिक्विड निकोटीन होता है। उसकी खासियत ऐसी होती है कि जब वो डिवाइस होता है उसमें जब आप लिप के प्रेस करो तो उसमें प्लंजर आता है, वो जैसे भी टच करे तो लिक्विड निकोटीन में स्पार्क होता है, और जो निकोटीन लिक्विड होता है वो हमारे शरीर में जाता है, वो हमारे शरीर में जाकर डोपामिन रिलीज़ करता है और फील गुड हार्मोन जैसी फीलिंग करता है, जिसकी वजह से उसकी जब असर रहती है 1-2 घंटे तक हम लाइफ का कुछ भी टेंशन होते है वो दूर हो जाता है और हमें एक हैप्पीनेस, सेंस ऑफ हैप्पीनेस जैसी फीलिंग आती है। तो उसको हम ई सिगार बोलते हैं और वेपिंग बोलते हैं। उसकी मेन खासियत ऐसी होती है कि उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है, उसमें जो कार्ट्रिज जो लिक्विड निकोटीन की आती है वो रिचार्जेबल होती है। मतलब यंगस्टर्स क्या करते हैं कि उसमें पॉकेट मनी में से 2 या 3 बच्चे वो शेयरिंग करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिगार का लिक्विड निकोटीन होता है यू कैन उसको वो रिफ़िल कर देते हैं, कोई भी मोबाइल चार्जर से, USB चार्जर से या अपने लैपटॉप के भी चार्जर से। तो वो रिफ़िल चार्जर होती है उसमें पर 24 घंटे में आप लगभग 200 से 300 पफ लगा सकते हो और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। दूसरी उसकी मेन खासियत उसमें जो लिक्विड निकोटीन होता है वो वेनिला, मिंट या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स का आता है। तो जब भी वो पेरेंट्स या टीचर्स या प्रिंसिपल या कोई अथॉरिटी फिगर उसको मतलब एक्सपोज करे तो बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने चिंगम खाई है, पॉपिंस खाई, बिकॉज वो लिक्विड निकोटीन की फ्लेवर होती है, वो वेनिला फ्लेवर की या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की होती है। तो ये जो हाईली इकोनॉमिक और एट्रैक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ई सिगार और वेपिंग का ट्रेंड आजकल यंगस्टर्स में और जनरेशन में बढ़ गया है। लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ई सिगार और वेपिंग बैन किया है। उसकी पीछे का मेन रीज़न ऐसा है कि जो नॉर्मल सिगरेट्स आती है उसमें उससे कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉनिक सिगार में 3000 मतलब 3000 ज़्यादा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है, तो जिसकी वजह से आपको कैंसर या शरीर में कैंसर के चांसेस ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। इसीलिए कुछ कंट्री ने इलेक्ट्रॉनिक सिगार और वेपिंग वो बैन कर दिया है। उसमें से इंडिया, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सिगार और वेपिंग बैन है, जिसके पीछे का मेन रीज़न ऐसा है कि यंगस्टर्स में उसका सेवन रोज न रोज बढ़ता जा रहा है। जैसे कि टोबैको का सेवन बहुत ही पावरफुल है, तो क्या वो सिर्फ फिज़िकली ही अफेक्ट करता है या साइकोलॉजिकल भी अफेक्ट करता है, इमोशनली भी अफेक्ट करता है पेशेंट्स को?
टोबैको का एडिक्शन वो मानसिक बीमारी के रूप में क्यों कैटेगराइज में डाला दिया है, इसके पीछे का रीज़न मेन यही है कि फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ मानसिक बीमारी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। वो डबल एजेड स्वॉर्ड जैसे जो भी लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, या फिर स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स होते हैं, या फिर मायूस होते हैं, तनाव में होते हैं, तो वो तनाव दूर करने के लिए वो निकोटीन का सेवन करते हैं। जो भी डिप्रेसिव पेशेंट्स होता है उसमें निकोटीन की मात्रा जो नॉर्मल क्वांटिटी में चाहिए उसमें ज़्यादा निकोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब वो छोड़ने का ट्राई करे तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि वो तम्बाकू के बिना वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि उसको स्ट्रेस दूर करने के लिए उसने कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप किए हुए कि लाइफ में जब भी स्ट्रेस आवे तो तम्बाकू या सिगरेट का सेवन करो, जिसकी वजह से हमारा रूटीन चलता रहे। तो जिसकी वजह से इतने एडिक्टेड हो जाते हैं और उसमें साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है। अगर वो स्मोकिंग या फिर टोबैको नहीं खाए तो उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, स्लीपिंग प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम या विविध प्रकार के मूड स्विंग्स भी आने लगते हैं। इसी की वजह से टोबैको एडिक्शन को एक जात की मानसिक बीमारी के कैटेगरी में डाला हुआ है। सो सर, आज के टाइम में उसका ट्रीटमेंट क्या हम गिन सकते हैं कि मेडिकेशन थेरेपी या फिर आयुर्वेद या दोनों का कॉम्बिनेशन? निकोटीन एडिक्शन डिसऑर्डर या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में उसमें ट्रीटमेंट प्रॉब्लम में सबसे पहले हम उसको दो बात में विभाजित कर सकते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स वर्सेस फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। एडिक्शन की भाषा में ऐसा है कि जब तक ऊपर से भगवान आए तब भी उसको नशा नहीं छुड़ा सकते जब तक वो दो फंडामेंटल पिलर्स ना हो, जैसे कि सेल्फ मोटिवेशन। आपका सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे सही में व्यसन मुक्ति में के लिए पहल दिखानी है और मुझे व्यसन में से बाहर निकलना है। और दूसरा है गिल्ट मतलब के पछतावे की भावना। जब तक आपको सेल्फ मोटिवेशन और गिल्ट ना है तब तक किसी भी एडिक्ट वाले पेशेंट की हम हेल्प नहीं कर सकते। तो सेल्फ मोटिवेशन एंड गिल्ट, दिस आर द टू मेजर फंडामेंटल फैक्टर्स टू डिक्रीज द रिलेप्स एंड प्रमोट द प्रिवेंसिव फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम ऐसे बात करते हैं कि उसमें सबसे पहले आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब मीन्स ऐसा है कि जिसमें आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, मतलब कि कौन सा ऐसा रूट कोज का है जिसकी वजह से हमें एडिक्शन तरफ गए। चाहे स्ट्रेस की वजह से गए या फिर पीयर प्रेशर था, दोस्तों ने बोला, या फिर कूल बनने के लिए, या फिर सोशल सपोर्ट के लिए, या फिर उसकी आदत पड़ गई थी, लत लग गई थी, या फिर लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस दूर करने के लिए हम सेवन करें। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कोज ऑफ द देयर्स। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ने वो लोग आपका ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कारण की वजह से आप एडिक्शन की तरफ गए। सेकंड स्टेप आता है बिहेवियर थेरेपी। मीन्स कि जब भी आप तनाव में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो आप कौन सी कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हो। ज़्यादातर लोग तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो फ्रेंड सर्कल बोलते हैं कि चलो ना सुट्टा मारने लगते हैं, सुट्टे के ऊपर चाय पीते तो मज़ा आएगा, लाइफ का स्ट्रेस दूर हो जाएगा, उसमें क्या है। तो जो कोपिंग मैकेनिज्म होती है वो नेगेटिव इन्फोर्स होती है, तो पीयर प्रेशर की वजह से वो एडिक्टिंग की तरफ बढ़ जाता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, हम ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं। साथ में बिहेवियर थेरेपी मतलब कि स्ट्रेस दूर करने के लिए व्यसन के अलावा और कौन कौन सी चीज़ है जिसमें हम अपना टाइम एक्सपेंड करें, जिसकी वजह से वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं चले जाए और हमारे शरीर और दिमाग को उसकी आदत नहीं पड़ जाए। तो कोपिंग मैकेनिज्म में सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स एंड सेकंड है कि यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द सोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं यही रास्ते पे जाता हूँ, सेम पान का पार्लर है, तो वो एक पैटर्न बन जाती है, हैबिट बन जाती है। या फिर कुछ लोगों का इतना मिट्स भी होता है कि जब भी मैं सुबह में उठूँ तो सबसे पहले मुझे सिगरेट या सुट्टा ही चाहिए, उसके बिना मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर नहीं होगी या फिर मुझे टॉयलेट पास नहीं होगा। तो ये जो कुछ मिट्स है जिसकी वजह से वो कोपिंग मैकेनिज्म में ब्रेक होती है। तो कोपिंग मैकेनिज्म में यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स इन योर सेल्फ इन विच यू कैन नेगेटिव योर फ्रस्ट्रेशन। पूरे दिन का जो फ्रस्ट्रेशन होते हैं वो पॉजिटिव चैनलाइज हो सकते हैं। वो 25 मिनट्स में आप किसी भी तरह आप दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहो या फिर साइकिलिंग करो, वॉकिंग करो, जुम्बा, म्यूजिक थेरेपी इज़ वन काइंड ऑफ एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी, या फिर एनवायरनमेंट से कनेक्ट रहो। वो 25-30 मिनट्स आप कितना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखोगे तो पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन है वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो जाएगा और आप दोबारा फिर व्यसन के तरफ नहीं जाओगे। तीसरी चीज़ है मोटिवेशनल एनहेंसन थेरेपी। मोटिवेशन एनहेंसन थेरेपी में हम पेशेंट हो या फिर फैमिली मेम्बर को गाइड करते हैं कि जब भी आपका स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो उसमें कौन सी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करनी पड़ती है जिसकी वजह से आपका एडिक्शन दूर हो जाए। और लास्ट में आता है प्रैक्टिसफुल माइंडफुलनेस, मतलब कि आपका माइंडसेट और विल पावर इतना सेट करो कि जिसकी वजह से आप जब भी लाइफ में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है या फिर पीयर प्रेशर होता है तो योर विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वी हैव टू एक्सेप्ट एंड एडजस्ट द पर्सन इन सिचुएशन इज देयर।
क्योंकि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो आने वाला ही है, और हर स्ट्रेस का उपाय एक एडिक्शन और व्यसन है, वो तो वाजिबी भी नहीं है। तो प्रैक्टिसफुल माइंडफुलनेस में विदाउट एनी एडिक्शन, how to increase our dopamine और how to increase our happy hormones and how to get rid from the routine day to day life, वो कुछ चीज़ें उसमें अप्लाई करनी चाहिए। इसमें रात को 6 से 8 घंटे की गहरी सुकून वाली नींद शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य के साथ में खूब ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि पूरे दिन में फिजिकल एक्टिविटी करो। वो फिजिकल एक्टिविटी करने से वजह से एक डोपामिन ड्राइव मिलता है, जो व्यसन करने के बाद जो डोपामिन रस मिलता है वही हैप्पी हॉर्मोन्स आपको एक्सरसाइज करने के बाद होता है। थर्ड चीज़ है यू हैव टू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, इमोशनल कनेक्शन डिटेच होकर डिजिटल कनेक्शन इतना बढ़ गए कि वो डिजिटल कनेक्शन की वजह से वो जो ह्यूमन अप्रोच होता है, 1-to-1 टॉकिंग थेरेपी है, वो इमोशनल वेंटिलेट नहीं होते, क्योंकि हम बोलते हैं कि शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। तो वो डिजिटल कनेक्शन की वजह से वो लोग ड्रग एडिक्शन में बढ़ जाते हैं, और इतना सोशल मीडिया एडिक्शन रहता है कि जिसकी वजह से आपके स्लीप पैटर्न और डाइजेस्टिव पैटर्न पे डिस्टर्ब होने लगता है, अल्टीमेटली कैन अफेक्ट योर मूड। तो ये नॉर्मल जो 3-4 स्टेप्स है, विदाउट मेडिकेशन यू कैन गेट रीड फ्रॉम द एडिक्टिव पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे कि फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द निकोटिन। FDA अप्रूव निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ द FDA अप्रूव। उसमें ऐसा होता है कि निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब कि उस टाइप की चिंगम्स आती है, या फिर टेबलेट्स आती है, या फिर स्टिकर्स आता है, गम्स आता है, स्प्रे आता है, वो अगर आप अप्लाई करो तो तम्बाकू का सेवन करने के बाद जो मज़ा आता है वही मज़ा आता है, लेकिन वो मेडिसिन के रूप में होता है। तो FDA अप्रूव निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी आर ऑफिशियली अप्रूव। इसमें नॉर्मल जो टैबलेट्स आती है उसमें कुछ मेडिकेशन होती है, ऐसी होती है कि जिसमें बुप्रेनॉर्फिन और वर्नालसिनिन आती है, वो निकोटिन के जो रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं उसमें ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम वो जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म होते हैं वो हम सर्वाइव कर पाते हैं। सेकंड आता है निकोटिन पैचेस आर अवेलेबल। वो पैचेस 30x30 सेंटीमीटर का होता है। उसमें वो जो पैचेस होता है वो नहाने के बाद आपको नॉन हेयरी एरिया मतलब शोल्डर, बैक ऑफ द नेक या फिर ऑन द स्टमक, जहाँ पे नॉन हेयरी हो रहता है, यू हैव टू अप्लाई द स्टिकर। वो स्टिकर में से 24/7 निकोटिन एक ड्रग्स में रूप में मिलता रहता है, जिसकी वजह से आपका तम्बाकू या फिर स्मोकिंग की आदत छूट सकती है। तीसरा आता है कि निकोटिन चिंगम, जो लेटेस्ट पान के पार्लर में या फिर मेडिकली वो अवेलेबल होते हैं। वो निकोटिन चिंगम से क्या होता है कि आइडियली वो जो चिंगम्स होते हैं उसमें निकोटिन रिलेटेड सब्सटेंस होता है, वो रिप्लेस कर देती है तम्बाकू का सेवन करने में। और कुछ निकोटिन पैचेस भी आते हैं और साथ में स्प्रे भी आते हैं। तो दिस आर द ऑप्शन रिगार्डिंग द निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नाउ द RTMS थेरेपी मतलब रिवाइज ट्रांस मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन। ऐसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो जिसमें मशीन थेरेपी बोलते हैं कि मैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि MRI मशीन होता है, इसे रेडिएशन आता है, तो जो ये निकोटिन जो ब्रेन के रिवार्ड के सिस्टम में काम करती है उसको बोलते हैं फ्रंटोपैराइटल लोब। तो ये जो ट्रांस मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन थेरेपी है, इसमें क्या एक मैग्नेटिक वेव्स के एकदम मशीन आता है, वो मशीन हम सर पे रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एडिक्शन रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक वेव की तरफ में वो ट्रिगर करता है, और वो ट्रिगर करने के बाद इसमें से सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन का लेवल ब्लड में और ब्रेन में मेंटेन रहता है। वो RTMS थेरेपी ये नॉन इन्वेजिव न्यूरोस्टिमुलेशन थेरेपी है, जिसकी वजह से आप किसी भी तम्बाकू या फिर नशीला पदार्थ का जो सेवन होता है उसकी आदत से आप छोड़ पाते हो। तो RTMS इज नाउ द FDA अप्रूव्ड न्यूरोट्रांसमीटर थेरेपी, इज द लेटेस्ट थेरेपी, is a transmagnetic stimulation for the nicotine withdrawal symptoms. तो सर जो लोग स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं तो उनमें उनकी फैमिली और उनकी कम्युनिटी का क्या रोल रहेगा कि वो लोग हेल्पफुल रहे? एडिक्शन के केस में फैमिली मेम्बर इज़ द मेन पिलर और द ब्रिज बिटवीन द पेशेंट्स एंड विद द मेंटल हेल्थ प्रोफेशन और द विद एनी सोशल वर्कर और द NGOs। रिलेटिव्स की मात्रा है कि आजकल हम स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि रिलेटिव्स होते हैं वो बोलते हैं कि व्यसन की वजह से देयर इज सो मच स्टिग्मा रिगार्डिंग द साइकेट्रिक इलनेस, कि अगर आपने व्यसन किया तो व्यसन क्यों किया, वो उसको इतना टॉर्चरिंग करते हैं। तो रिलेटिव की मेन खासियत ऐसी है कि सबसे पहले इट शुड बी द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब हमें साथ में मिलके इसको इसमें से बाहर निकलना होता है। और जो पर एडिक्ट पेशेंट होते हैं वो व्यसन होते हैं, वो उसमें उसको तो बाहर निकलता है, लेकिन वो एडिक्शन की वजह से इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता। तो सबसे पहले उसको सिर्फ मोटिवेट करना है, रीएश्योरेंस देना है, एंड दैट शुड बी अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब कि पेशेंट का जो मोटिवेशन कितना है
उसमें गिल्ट आई है कि नहीं, उसके ट्रिगर के आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, साथ में फैमिली थेरेपी भी होती है। फैमिली थेरेपी में ऐसा होता है कि उसको इमोशनल कनेक्शन दे, ना कि उसको नेगिंग करे या फिर क्रिटिसाइज करे। तो पूरा हेल्दी सोशल एटमोसफियर देंगे, फैमिली सपोर्ट देंगे, तो हम इसमें से बाहर निकाल पाएंगे। थर्ड है तो इंक्रीज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द साइकेट्रिक इलनेस एज वेल एज द डी एडिक्शन थेरेपी। आजकल हम देख रहे हैं कि वेरियस साइड ऑफ द सरोगेट मर्डर्स, मतलब जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, नेशनल हीरो होते हैं, वो विविध प्रकार की एड की वजह से वो तम्बाकू या फिर तम्बाकू रिलेटेड सब्सटेंस से उसको प्रमोट करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द सरोगेट मदर। द गवर्नमेंट इज नाउ अनमास्किंग द अपील रिगार्डिंग द टेक्टिक्स यूज बाय द इंडस्ट्रियल कंपनी यू यूज द प्रमोट रिगार्डिंग टू इंक्रीज द सेल ऑफ द निकोटिन और द निकोटिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो उसमें हमें कुछ बैन लगाना चाहिए। उसमें बैन में ऐसा है कि विविध प्रकार के जो एडिटिव्स वो लोग यूज़ करते हैं या फिर वो फैंसी मार्केटिंग करते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं यंगस्टर्स को, तो हमें उसमें कुछ स्ट्रेटेजी पूर्वक गवर्नमेंट के साथ वो काम करना चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादातर यंगस्टर्स है वो तम्बाकू का सेवन नहीं करे और उसमें से बाहर आ जाए। और अल्टीमेटली लास्ट चीज़ है वी हैव टू ब्लॉक द चेन ऑफ द डिमांड, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना सप्लाई बढ़ता ही जाएगा। तो वी हैव टू मोटिवेट द यंगस्टर्स एंड द एडोलेसेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अवर होम, फ्रॉम द सोसाइटी, by the various role play and what are the hazards of the addiction, which kind of the cancers are related to the nicotine related substance। स्कूल्स में प्रोग्राम रखने चाहिए, पेरेंट्स में अवेयरनेस प्रोग्राम रखने चाहिए, साथ में कॉलेज और बैनर्स से, विविध प्रकार के NGO से वो रोल प्ले के थ्रू हमें तम्बाकू और तम्बाकू के रिलेटेड जो भी एडिक्टिव सब्सटेंस से मानसिक बीमारी है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, फिजिकल सिम्टम्स है, उसके बहुत सारा जो अवेयरनेस करने में आए, तो मैं नहीं मानता कि अगले साल में हम ये निकोटिन के रूप में वो अच्छे हो जाए। तो सर लास्टली हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो लोग क्विट करना चाहते हैं स्मोकिंग को पर उनको नहीं पता कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए, तो उनके लिए एक छोटा एडवाइस। आजकल के यंगस्टर्स और यंजी जो ज़्यादा कूल बनने के लिए विविध प्रकार के सिगरेट्स या स्मोकिंग का यूज़ करते हैं, ई सिगार का यूज़ करते हैं, वीपिंग का यूज़ करते हैं, ये तो निकोटिन रिलेटेड सब्सटेंस हुआ। हमारे पास ऐसे सारे जो यंगस्टर्स देखे हुए जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, वो बोलते हैं स्टेटस के सिंबल के साहब सिगरेट और तम्बाकू को क्या है, वो तो ओल्ड जनरेशन का निकोटिन है। आजकल तो जो गांजा, मैरिजुआना, कैनाबिस है उसका सेवन करते हैं। तो इस माध्यम के द्वारा वो दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट पान के पार्लर में जहीं भी होते हैं तो आपके बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। जो विविध प्रकार की जो टेक्टिक्स होती है उसमें क्या करते हैं, जो नॉर्मल सिगरेट्स आती है उसमें जो पीछे से फिल्टर निकाल के उसमें तम्बाकू निकाल देते हैं, और जो पान के पार्लर वाले होते हैं या फिर जो प्रमोट करने वाले होते हैं उसमें वीड और गांजा होता है उसको अंदर फिल कर देते हैं। वो कैनाबिस रिलेटेड जो स्मोकिंग है वो आजकल यंगस्टर्स में वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है, और जिसकी वजह से आगे जाके एक गंभीर प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है, अल्टीमेटली साइकोसिस भी हो सकता है। तो मज़े करने के लिए व्यसन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें उसमें अपना आपको एंगेज करो, और ज़्यादातर जो एडिक्शन है एडिक्शन की वजह से विविध प्रकार के कैंसर्स होते हैं या फिर विविध प्रकार की मानसिक बीमारी होती है, उससे दूर रहे तो उसका सेवन हम अटका सकते हैं। और एडिक्शन के अलावा अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट रहो, सोशल सपोर्ट इतना बनाओ, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहो, फिजिकली एक्टिविटी करो, या फिर अपनी स्लीपिंग और हैबिट और डाइटरी हैबिट्स इतना हेल्दी रखो कि जिसकी वजह से आपको एडिक्शन की तरफ नहीं चला जाए। थैंक यू सो मच सर एंड नमस्ते एवरीवन। SGVP Holistic Hospital।